हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स। और सबसे बेसिक टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले नोट कीजिएगा कि आपको बैकग्राउंड नॉइज डेफिनेटली आने वाली है, सो उसे इग्नोर कीजिएगा, मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। सो फोकस कीजिएगा नोट्स पे। चलिए पढ़ाई करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है, और एक्सप्लेन करना है हमें लीगल कंडक्ट एंड ऑर्डर्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। एडवोकेसी प्रोफेशन जो होता है वो नोबल है एज वेल एज लर्न प्रोफेशन होता है। जो पर्सन है जो होल्ड करता है एक पब्लिक ऑफिस को, वो इक्वलेंट होता है एज एन एडवोकेट। जो ड्यूटीज़ होती हैं पब्लिक ऑफिसर की, उसी तरह से एडवोकेट की भी ड्यूटीज़ होती हैं। कुछ डिफरेंस होता है एक एडवोकेट में और एक प्रोफेशनल एडवोकेट में। क्या डिफरेंस होता है? उसका वर्क एथिक्स। ओके, वही हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो वर्ड है एथिक्स वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है? एथोस। एथोस का मतलब क्या होता है? कस्टम या फिर हैबिचुअल मोड ऑफ कंडक्ट। एथिक्स का मतलब क्या होता है? हाउ वन बिहेव, कोई व्यक्ति कैसे बिहेव करता है। ये किसका ब्रांच है? एथिक्स फिलॉसॉफी का और मॉरल साइंस का ब्रांच है, जो कंसर्न किससे करता है? ह्यूमन के कैरेक्टर से और उसके कंडक्ट से। ओके, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि प्रोफेशनल एथिक्स की डेफिनेशन एडवोकेट्स एक्ट 1961 में नहीं दी गई है, बट हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। द एथिक्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन इज कॉल्ड एज प्रोफेशनल एथिक्स। दूसरे शब्दों में, द रूल्स ऑफ कंडक्ट pertaining to a particular class of human action in a particular person not complying with professional norms or ethics leads to misconduct, and it is not defined in Advocates Act 1961. अब केवी कृष्णा स्वामी जी क्या कहते हैं? While dealing in and outside the court, you should always bear in your mind that every member of the bar is a trustee for the honor and prestige of the profession as a whole. अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, सो यू शुड ऑलवेज राइट मिनिमम 2 केसेस आपके हर क्वेश्चन में। ओके, जब आप आंसर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हंसराज चुग्गानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये 1996 का केस है। इस केस में क्या हुआ था? इट वाज हेल्ड दैट लीगल प्रोफेशन इज अ प्रोफेशन ऑफ ग्रेट ऑनर एंड एडवोकेट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टुवर्ड्स द कोर्ट। सेकंड केस है विनय चंद्रा मिश्रा 1995। क्या हेल्ड किया था इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंडक्ट है एडवोकेट का इन अकॉर्डेंस विद द डिसिप्लिन ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। केस नंबर है 3, जदारा वर्सेस मुस्तफ़ा हजी मोहम्मद 1993। क्या हेल्ड हुआ था इस केस में कोर्ट ने? द लीगल प्रोफेशन एक एलिगेंट प्रोफेशन है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि सर वॉल्टर स्कॉट क्या कहते हैं कि अ लॉयर विदाउट हिस्ट्री और लिटरेचर इज अ मियर मैकेनिक और अ मियर मैसन. The ethics then advocate has to follow, which it has towards the society, towards the state, towards the client, etc. Okay? अब जल्दी से इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। अपने खुद के शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर लेना, सिर्फ आप पॉइंटर्स देख लो। टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ लीगल प्रोफेशन, टू अपहोल्ड द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल प्रोफेशन, टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ एडवोकेट। किसके टुवर्ड्स में? जो भी ओपोनेंट हैं, जो भी जज हैं, जो भी पार्टीज हैं दोनों। Okay, to develop the feeling of unity, integrity and respect, and to make bar bench relation. आपको पता ही होगा bar is the body of advocates और bench is the body of judges. अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि जो एडवोकेट एक्ट है इंडिया में, वो कौन सा एक्ट से गवर्न होता है। हालांकि हम बात कर चुके हैं, बट यस, कमेंट करके बताइएगा। और जो स्टैब्लिश होता है स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो कौन से सेक्शन ऑफ एडवोकेट्स एक्ट 1961 में स्टैब्लिश होता है? ओके, ये भी कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये होमवर्क मैं आपको रखती हूँ। ओके, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 4 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दे रखे हैं। ओके, आइए इनको पढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू द पब्लिक इज प्राइमरी ड्यूटी। एक एडवोकेट की जो ड्यूटी है टुवर्ड्स द पब्लिक, वो प्राइमरी ड्यूटी में आती है। क्या क्या ड्यूटीज़ हैं? कि मेंटेन करना है लॉ को, प्रमोट करना है जस्टिस को, और असिस्ट करना है मतलब मदद करना है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। ओके, सेकेंड ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। एडवोकेट को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट से। ड्यूटी ऑफ एडवाइस टू द पब्लिक, an advocate shall act to the basic principles of morality and should advise to the public.
मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट मुझे आदत है ऐसे बनाने की, तो इनको भी इग्नोर कीजिएगा। ड्यूटी टूवर्ड्स द क्लाइंट, एक एडवोकेट की ड्यूटी होती है उसके क्लाइंट के टूवर्ड्स। क्या ड्यूटी होती है कि ऑनेस्ट एडवाइस दे उसे और गुड फेथ में दे। ओके, डीलिंग विद द क्लाइंट्स प्रॉपर्टी, एन एडवोकेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्शन टू गेन द पर्सनल बेनिफिट और नॉट टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ द क्लाइंट। किसी भी तरह से क्लाइंट का प्रॉपर्टी लेना, ओके, पर्सनल कोई भी बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, किसी भी तरह से एडवांटेज नहीं लेना चाहिए, जो फीस है वही लेना चाहिए। नेक्स्ट है नो विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इज काउंसिल। कोई भी एडवोकेट को विड्रॉ नहीं किया जा सकता फ्रॉम एंगेजमेंट, एक बार जब उन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है बिना किसी गुड कॉज के। ओके, लेंडिंग मनी टू द क्लाइंट्स, नो एडवोकेट शैल लेंड मनी टू द क्लाइंट्स फॉर द पर्पस ऑफ एनी एक्शन और लीगल प्रोसीडिंग इन विच ही इज एंगेज्ड विद द क्लाइंट। ओके, ये तो समझ आ ही रहा होगा आपको। अगर आपको कोई भी समझ नहीं आए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। Justifiable and unjustifiable litigation, an advocate should not harass or injure the opposite party to do the wrong. Okay, duty towards the profession, अपने profession के towards duty बहुत important है ये। An advocate shall not speak ill of the profession and shall conduct himself in such a way to enhance respect, sympathy between members of the profession and conduct himself in accordance with the discipline. Okay, 10th है defense or prosecution of those accused of crime. An advocate shall not refuse the defense of those accused of crime. Understood? Suing the client for fees. In case whenever there is controversies with the client with regard to fees, it should be sorted out. है ना? Acquiring interest in litigation, an advocate shall not acquire interest in litigation directly या फिर indirectly. Number 13, standing surety for clients. An advocate shall not stand surety for client while he is taking the case on his behalf. Okay? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है, कोई नहीं बता सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एन एडवोकेट शुड डिनाई टू एक्सेप्ट अ ब्रीफ ऑन समथिंग वेयर एक्सेप्टेंस कुड बी इनकम्पैटिबल विद हिज प्रोफेशनल ऑनर। ओके, सो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। Counsel as witness, an advocate should deny to accept a brief in a case in which he has reasons to believe that he will be called as witness. No engagement in any business other than that of law. No advocate shall engage himself in any business other than that of law. अब ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूटीज ऑफ एडवोकेट्स टुवर्ड्स क्लाइंट्स क्या है, टुवर्ड्स दिस एंड दैट क्या है ना? तो इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, इंडियन एडवोकेट्स आर गवर्न बाय द एडवोकेट एक्ट 1961। आपका होमवर्क का आंसर ही आ गया यहाँ पर। लेटर ऑन द बार काउंसिल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट अंडर एडवोकेट्स एक्ट 1961। सो इंडियन बार इज रिप्रेजेंटेड बाय बार काउंसिल, ये आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 49 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 जो है एडवोकेट्स एक्ट 1961 का, वो एम्पावर करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कि आप रूल्स बनाइए सो एज टू सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। अब ये रूल्स कहाँ मेंशन है? ये रूल्स मेंशन है चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अंडर चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 6 ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दे के रखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो जब भी ड्यूटीज पूछी जाए ना, सो यू शुड बी एबल टू आंसर कि एडवोकेट का ड्यूटी टुवर्ड्स द कोर्ट क्या है, टुवर्ड्स द क्लाइंट क्या है, आपको पूरा ऐसे बताना पड़ेगा, है ना? जो पहले हमने जो ड्यूटीज देखी है वो तो है ही, इसके अलावा भी आपको बताना पड़ेगा। और इसको अगर आप एक्सप्लेन करोगे ना, मैंने पॉइंटर्स में लिखा हुआ है बट मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है? तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना अपने शब्दों में तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले रहता है टू एक्ट इन अ डिग्निफाइड मैनर बिफोर द कोर्ट, टू मेंटेन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इन कोर्ट, टू वियर प्रॉपर ड्रेस कोड। ओके, नॉट टू वियर बैंड्स और गाउन्स इन पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक में नहीं पहनना है। Refuse to appear in front of relatives, not to influence the decision of a court by any illegal or improper means, and not criticize the judiciary with malice. Okay, so ये एडवोकेट्स की ड्यूटी है टुवर्ड्स द कोर्ट। आइए अब देखते हैं कि एडवोकेट्स की ड्यूटी जो है टुवर्ड्स द क्लाइंट क्या होती है। रूल क्या है? रूल 11 to 33। आप लोग ये जो रूल वगैरह है ना, एक बार अपनी जो भी आप बुक अभी रेफर कर रहे हैं उसमें एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गलती मुझसे हो सकती है। He should not abuse client or take advantage of client's confidence. Okay, ये हमने पहले भी देखा था। Not to appear in case where he is a witness. ऐसे केस जहाँ पे वो विटनेस है वहाँ नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर आप वो पहले वाला देख लोगे तो उसमें से आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे वहाँ से, है ना? Not to withdraw from serving a client once agreed.
एक बार क्लाइंट को कह दिया कि हम आपका केस लड़ लेंगे, उसके बाद मना कर दिया, ऐसे विड्रॉ नहीं कर सकते। टू अपहोल्ड इंटरेस्ट ऑफ हिज क्लाइंट्स बाय ऑल द फेयर मीन्स, ये भी हम देख चुके हैं। ओके, द एडवोकेट शुड नॉट बाय एनी मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज क्लाइंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ही शुड नॉट एक्सेप्ट अ फी लेस देन फी टैक्सेबल अंडर रूल्स व्हेन क्लाइंट इज एबल टू पे इट। ओके, अंडरस्टूड है ये तो। थर्ड देखते हैं कि एडवोकेट की जो ड्यूटी होती है टुवर्ड्स द ओपोनेंट क्या होती है। एन एडवोकेट शॉल नॉट इन एनी फॉर्म कम्युनिकेट और नेगोशिएट ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी विद एनी पार्टी। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, लॉयर शुड नॉट मिसलीड एन ओपोनेंट, मिसलीड भी नहीं करना है ओपोनेंट को। ओके, अब एक्सेप्शन क्या होता है, सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज, है ना। आपका प्रश्न आ सकता है कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों आया है। एक्सेप्शन इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या बोला है, एडवोकेट की ड्यूटी टुवर्ड्स द ओपोनेंट है, क्या होती है ये हमने देखा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो हम देख रहे हैं। ओके, so exception is settlement between the party and other. Rules like non-compliance to any of the stated rules by an advocate will be considered as a professional misconduct. Okay, अब हम देख लेते हैं कि जो वर्ड है professional misconduct, उसका interpretation क्या है। The word professional misconduct is not defined in Advocates Act 1961. ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। चलो केस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम सिंह एक्स कांस्टेबल। क्या ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कि जो मिसकंडक्ट है may be defined as an unlawful behavior or neglect by a public officer by which the rights of a party are affected. ये केस हमने यहाँ पर क्यों लिखा है, ये केस हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो वर्ड है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये कहीं डिफाइन नहीं हुआ है ना, लेकिन जो मिसकंडक्ट है वो इस पर्टिकुलर केस में डिफाइन हुआ था। अंडरस्टूड। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया था, कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या क्या इन्वॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मॉरल turpitude, wrongful behavior, unlawful behavior, carelessness in performing duty, willful in character, forbidden act and transgression. Okay, legal conduct क्या होता है, it refers to the behavior expected from lawyers and other professionals as defined by laws, regulations such as adherence to law, lawyers must follow all applicable laws and regulations, fair dealing, lawyers must engage in fair dealing and should not indulge in misrepresentation of facts. Compliance with court order. Legal professional must comply with all the court orders. Respect for the right of others. Legal professional should respect the legal right of the others. Orders of professional ethics. ये बहुत important है. In law, professional ethics are formed through code of conduct. अब हम बात कर लेते हैं order of professional ethics की. In law, professional ethics are formed through the code of conduct, and these codes are established by the following legal organizations: ABA, SRA, बार, IBA। अच्छा, इसको याद करने का अपना एक ट्रिक होता है ना, वो आप देख लीजिएगा, मैंने लिखा ही ऐसा है, ठीक है। ABA, IBA, फिर BAR कर दो, बार तो सबको याद रहेगा, फिर SRA कर दो, ठीक है। अमेरिकन बार एसोसिएशन, वाइडली एक्सेप्टेड बाय वेरियस स्टेट्स इन US। Bar Council of India, it prescribes standards for ethical conduct for Indian advocates. International Bar Association, it provides a global perspective on ethical legal practice and promotes common standards. Solicitors Regulation Authority, it governs solicitors in England and Wales. अब आती हैं कि क्या ड्यूटीज होती हैं एडवोकेट की टुवर्ड्स द कलीग। रूल 36 to 39, अगेन एक बार बुक में रेफर कर लीजिएगा। An advocate must not advertise or solicit work in unprofessional manner. ये हम सब जान चुके हैं इतनी बार हम, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में हमने केस में देखा था। An advocate must cooperate with his or her co-worker. Okay, conclusion, हमेशा याद रखिएगा जब आप आंसर कंप्लीट करते हैं ना LLB एग्जाम में, केस तो आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, बढ़िया सा कंक्लूजन आपको लिखना चाहिए, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए कंक्लूजन की बात करते हैं। These orders and principles are designed to ensure that advocates should conduct in ethical, professional manner and in the best interest of justice. The Bar Council of India has authority to take action against advocates who violates these rules. Okay, ये केस भी देख लेते हैं एक बार। PD गुप्ता वर्सेस राममूर्ति। फैक्ट्स क्या हैं? श्री किशन दास died leaving behind extensive immovable property। मतलब जो दास जी हैं वो गुजर गए और काफ़ी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ थी उनके पास। विद्यावती हु वॉज क्लेमिंग टू बी द सिस्टर ऑफ श्री किशन क्लेम प्रॉपर्टी। विद्यावती उनकी क्लेम कर रही थी कि वो उनकी बहन है और वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर रही थी।
Ram Murthy and two others also claimed themselves to be heir of deceased. Okay. Later क्या हुआ? Said properties were purchased by the advocate of Vidyavati. So जो उनकी सिस्टर थी जो क्लेम कर रही थी, उसके जो एडवोकेट हैं उन्होंने परचेस कर ली वो प्रॉपर्टीज. देयर आफ्टर द एडवोकेट सोल्ड द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी एंड मेड प्रॉफिट. फिर उन्होंने प्रॉफिट किया वो सोल्ड करके. अ कंप्लेन वॉज मेड अगेंस्ट एडवोकेट टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया. फिर उन एडवोकेट के खिलाफ एक कंप्लेन दर्ज की गई. क्या हुआ इस केस में? जो प्रोसीडिंग्स थी वो ट्रांसफ़र की गई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, क्योंकि जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती थी कंप्लेन को. उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. ओके, इसलिए उनको रेफर करना पड़ा वहाँ पर केस. नेक्स्ट केस देख लेते हैं. LD जय सिंघानी वर्सेस नारायण दास एंड पंजाबी 1975. इस केस में क्या हुआ था? कंप्लेन वॉज मेड अगेंस्ट एन एडवोकेट ऑन 25 मई 1975. ओके, कहाँ पे किया था? बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र में. किसने किया था? नरेंद्र दास ने किया था. क्यों किया था? बिकॉज द कंप्लेंट कुड नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 6 months ऑफ इट्स रिसिट बाय स्टेट बार काउंसिल. Therefore, it was transferred to Bar Council of India under Section 36B of Advocates Act 1961. So ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है. अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. थोड़ा टाइम मैं ले सकती हूँ और रिप्लाई नहीं करूँ, बट मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी आपको. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट मी नो कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं अपने नोट्स बताऊं या फिर आपको एक्सप्लेन करूं. सो आई विल बी वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच.